नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस 15 मिनट शो में। साथियों, हम लोग 15 मिनट शो में पढ़ने वाले हैं 15 मिनट एंड 15 इकोनॉमी के क्वेश्चंस, यानी इकोनॉमी के 15 क्वेश्चंस को हम लोग 15 मिनट में सॉल्व करेंगे और वो भी पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ। साथियों, मैं हूं अरविंद पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं 15 मिनट शो। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं साथियों। और आज के सेशन का सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और ये सबसे पहला सवाल है साथियों, वर्तमान कीमतों पर पूछा जा रहा है। प्रति व्यक्ति नवीनतम आय किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक है? आपके पास जो ऑप्शन है वह है साथियों बिहार, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा, चौथा ऑप्शन है झारखंड। मुझे यकीन है कि आप सभी लोग सही विकल्प को आंसर कमेंट करना स्टार्ट कर चुके होंगे। साथियों, इस प्रश्न का सही विकल्प होगा बिहार। चलिए आइए जानते हैं बिहार का वर्तमान कीमत पर। अगर हम बात करें साथियों बिहार के वर्तमान कीमत पर अगर बात करूं तो बिहार में वर्तमान कीमत पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही विकल्प होगा 66,828 रुपीज़ यहाँ पर लोग औसतन प्रति वर्ष कमाते हैं साथियों। औसतन अगर बात करें साथियों तो बिहार में रहने वाले बिहार में रहने वाले जो लोग हैं वो प्रति वर्ष औसतन जो है 66,828 रुपये कमाते हैं। और ये जितने भी यहाँ पर स्टेट दिए हुए हैं, इन सभी स्टेट में जो है सबसे कम अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें साथियों तो वो कोई और नहीं है साथियों, वो बिहार है। उत्तर प्रदेश का बात करें साथियों तो लगभग 79,000 के आसपास पड़ता है। वहीं पर बात करें साथियों उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा लगभग 1,39,000 के आसपास जो है यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय है। और वहीं पर बात करें साथियों झारखंड की बात करें तो झारखंड की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 88,000 के आसपास है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बिहार। और इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और सवाल क्या कह रहा है, कारक आगतों की अवसर लागत के अतिरिक्त किसी व्यावसायिक फर्म द्वारा अर्जित लाभ को क्या कहा जाता है? सबसे पहले साथियों हमें जानना होगा कारक आगतों की अवसर लागत क्या है। जब हम उत्पादन के कारकों की बात करते हैं साथियों तो हम सभी को पता होगा कि उत्पादन के जो प्रमुख कारक होते हैं साथियों वो होता है भूमि होता है। इसके अलावा साथियों हम बात करें श्रम होता है। श्रम के बाद साथियों बात करें तो पूंजी होता है। और पूंजी के बाद साथियों जो है एक साहसी होता है जिसको आप कई बार उद्यमी भी कहते हैं। तो अगर भूमि का जो है लगान मिल चुका है, रेंट मिल चुका है, श्रम को उसका पारिश्रमिक मिल चुका है, पूंजी पर ब्याज जा चुका है और उद्यमी को अपना लाभ मिल चुका है, इसके अतिरिक्त अगर कोई भी अतिरिक्त रेवेन्यू रिसीव हो रही है, कोई भी अतिरिक्त आय कंपनी को प्राप्त हो रही है, तो साथियों ये सामान्य लाभ न होकर के इसको हम क्या कहते हैं साथियों, असामान्य लाभ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम असामान्य लाभ कहते हैं। इसको हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं। इसे साथियों हम लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। यह कारक जो आगत हैं इनकी अवसर लागत को भुगतान किए जाने के बाद प्राप्त ये अतिरिक्त आय है साथियों, और इसे साथियों हम लोग असामान्य लाभ या इसे हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। आइए आज के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं साथियों, अगर आप बीपीएससी एईडीओ की प्रिपरेशन करें यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की प्रिपरेशन करें साथियों, तो इस बैच को द ऑफिशियल अकेडमी ने लॉन्च कर दिया है। और ये इस बैच में आपको मात्र 999 में, अगर आप केवल 999 का भुगतान करते हैं तो आप इस 999 में आप चाहे लैंग्वेज की बात करें, चाहे आप जीएस के पेपर की बात करें, चाहे आप मैथ और रीजनिंग की बात करें, सभी कंप्लीट विषयों को जो है डिस्कशन के साथ कंप्लीट विषय को आपको पढ़ाया जाएगा। और पढ़ाने के बाद आपको इनके अलग अलग विषयों का आपको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। इसमें 15 टेस्ट सीरीज भी साथियों मिलेगा। तो अगर आप जो है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी बनना चाहते हैं तो आप द ऑफिशियल अकेडमी के इस बैच के साथ जरूर जुड़िए। अगला प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न संख्या 3, और ये यहाँ पर आपको एक किताब का नाम पूछा जा रहा है और किताब के नाम से किताब के जो ऑथर हैं उनको आपको पहचानना है। और किताब का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। अगर आपने कभी भी अर्थशास्त्र पढ़ा होगा तो इस किताब के बिना आपका अर्थशास्त्र कभी नहीं पूरा हो सकता है। क्योंकि अगर बात करें साथियों तो कीनशियन अर्थशास्त्र की जो नींव है वो कई बार कही जाती है कि इस किताब के माध्यम से पढ़ी, जिसको 1936 में पब्लिश किया गया था। और पूछा जा रहा है साथियों इसके अर्थशास्त्री कौन है? तो साथियों इसके अर्थशास्त्री, मुझे पूरा यकीन आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जॉन मिनार्ड कीन्स यानी जेएम कीन्स को आप सभी लोग टिक कर रहे होंगे। जॉन मिनार्ड कीन्स की बात करें साथियों तो कीनशियन अर्थशास्त्र के जनक के तौर पर, या यूं कहते हैं साथियों अगर हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के तौर पर, अगर मैं आपसे कहूं कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के तौर पर जो है जिस अर्थशास्त्री को हम जानते हैं वो कोई और नहीं है साथियों, जॉन मिनार्ड कीन्स हैं। साथियों जॉन मिनार्ड कीन्स ने ही प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की बहुत सारी अवधारणाओं को गलत ठहराया और इन्होंने जो है मंदी वाली अर्थव्यवस्था में सरकारी निवेश को जरूरी बताया। इन्होंने सरकारी निवेश
को क्या किया, सरकारी निवेश का क्या किया, समर्थन किया और इन्होंने कहा कि समग्र मांग को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में जो है मंदी को दूर किया जा सकता है और अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की प्राप्ति को जो है प्राप्ति की जा सकती है। तो साथियों जॉन मेनार्ड कीन्स का नाम आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र के जनक, तो जॉन मेनार्ड कीन्स को आप टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न होगा निम्न में से कौन सी खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से 3 जो है खुली अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं और 1 नहीं है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग सबसे पहला ऑप्शन, बड़े पैमाने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध। साथियों याद रखिएगा जब हम बात करेंगे खुली अर्थव्यवस्था के बारे में तो खुली अर्थव्यवस्थाओं में प्रतिबंधों को हटाया जाता है, ना कि प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। और पहला ऑप्शन साथियों क्या कह रहा है कि बड़े जो है उद्योग जो है साथियों, बड़े उद्योगों पर क्या किया जाएगा, प्रतिबंध। एग्जैक्टली किसी भी बड़े उद्योग पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, बल्कि उद्योगों को आगे बढ़ने के लिए, उनके द्वारा अधिक उत्पादन करने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है, उनको प्रमोट किया जाता है जब खुली अर्थव्यवस्था की बात होती है। साथियों अन्य तीनों ही जो है जो स्टेटमेंट है वो खुली अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। साथियों बात करें खुली अर्थव्यवस्था, हम उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां पर दुनिया के सभी देशों के लिए द्वार खुले हों, आयात निर्यात स्वतंत्र तरीके हो सकता है, किसी प्रकार से कोई प्रतिबंधात्मक प्रणाली कार्य नहीं कर रही हो, तो जैसे बात करें उद्योगों की लाइसेंसिंग अवस्था को समाप्त कर देना, यानी उद्योगों को उत्पादन करने के लिए अब आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, ये खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता है। विदेशी निवेश की स्वतंत्रता, चाहे वह निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हो, चाहे वो निवेश साथियों फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश के माध्यम से हो, इन निवेशों को इनको क्या मिल जाती है, स्वतंत्रता मिल जाती है। और साथियों 1991 में हमारे देश में जब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आया तो इसके अंतर्गत साथियों हमारे देश में यह दोनों ही निवेश को स्वतंत्रता मिली। पहले एफडीआई आया, फिर अगला कदम सरकार का एफपीआई को प्रमोट करने का था। इसके अलावा साथियों मुक्त व्यापार नीति को अपनाया जाता है, किसके अंतर्गत, खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, यानी ओपन इकोनॉमी के अंतर्गत। तो इस प्रश्न से आप क्या सीख पा रहे हैं, खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता भी आप जान गए और आप ये भी जान गए कि सर खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन सी नहीं होती है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न होगा भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो साथियों आपको क्रम अगर बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना आप सभी को याद होगा 1951 से लेकर 1956 तक, और ये एक सफल पंचवर्षीय योजना रही। हैरा-डोमर मॉडल पर आधारित ये पंचवर्षीय योजना रही। साथियों बात करें 1956 से 61 की बात करें तो 1956 से 61 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसे महालनोबिस मॉडल कहते हैं, और तीसरी पंचवर्षीय योजना रही साथियों 1961 से लेकर 1966 तक, जो एक असफल योजना कहते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी पंचवर्षीय योजना हुई जिसमें दो युद्ध हुए, भारत में अकाल पड़ा, सूखा पड़ा और ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई कि आगे आने वाले 3 वर्षों तक हम कोई भी पंचवर्षीय योजना इनिशिएट नहीं कर पाए, किसी पंचवर्षीय योजना को हम लॉन्च नहीं कर पाए। तो तीसरा जो है जो विकल्प है, मुझे ऐसा लगता है कि यह सीधा मैच करता है ऑप्शन नंबर बी से। और ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि सर 1961 में 1961 में जो है वह तृतीय पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ किया गया था, और ये बिल्कुल हमारे ऑप्शन से यहाँ पर मैच करता है। आप सभी को मेरी बातें यहाँ तक क्लियर हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न होगा साथियों, आपने पीसी महालनोबिस के नाम से आप भली भांति परिचित होंगे। पीसी महालनोबिस ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? ऑप्शन है मिरांडा हाउस, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, लखनऊ विश्वविद्यालय या इफेक्टिव ड्यू डिलिजेंस। साथियों इस प्रश्न का सही विकल्प होगा भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, जिसको हम कहते हैं साथियों इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं साथियों? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कहते हैं। साथियों एक और संस्था आप जानते होंगे एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस होता है। तो ये दोनों ही जो है साथियों अलग अलग हैं, दोनों ही ये डिफरेंट है, याद रखिएगा दोनों अलग अलग होंगे। क्योंकि एक और बात आपको कई बार कंफ्यूज करती है, क्योंकि एनएसओ जो है वो 2 संस्थाओं से मिलकर बना है, एक है साथियों सीएसओ और एक था साथियों एनएसएसओ था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसी को 2019 में मर्ज करके एनएसओ बनाया गया। क्योंकि सीएसओ के पहले चेयरमैन कौन थे? पीसी महालनोबिस थे, इसलिए कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इस ऐसे प्रश्न में जो है वो सीएसओ को ढूंढने लगते हैं। बल्कि याद रखिएगा ये जो सीएसओ है वो मोस्पी के अंतर्गत काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत काम करता है। ये भारत में जो है सांख्यिकी गणनाओं के लिए जिम्मेदार है। लेकिन जो है पीसी महालनोबिस ने जिस भारतीय सांख्यिकी संस्थान का गठन किया साथियों, इसका मुख्य उद्देश्य जो है इस संस्थान में आप एडमिशन ले सकते हैं, और इस एडमिशन लेने के बाद आप सांख्यिकी, गणित, अर्थशास्त्र जैसे कुछ बेहतरीन विषयों की आप यहां पर पढ़ाई कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 का सही विकल्प होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बैंकिंग क्षेत्र में पूछा जा रहा है ईडीडी का पूर्ण रूप क्या होगा साथियों? तो ईडीडी का पूर्ण रूप होगा साथियों एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस। क्या होगा?
इस प्रश्न का साथियों सही विकल्प होगा एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस। तो साथियों ये थोड़ा सा तकनीकी शब्द है, बैंकिंग शब्द है ये, और इस तकनीकी शब्द में सबसे पहले हमको समझना होगा मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको समझना होगा ड्यू डिलिजेंस क्या होता है। तो ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या होता है साथियों, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी इस बात को। अगर बैंक जो है अपने किसी भी कस्टमर के ऊपर उसके द्वारा किए गए खाते पर उसके द्वारा किए जाने वाले जो ट्रांजेक्शन्स हैं, उनके द्वारा किए जाने वाले जो बैंकिंग लेन देन हो रहे हैं बैंक के माध्यम से, उस पर किसी प्रकार से अगर कोई डाउट होता है तो कस्टमर साथियों क्या करता है, तो बैंक क्या करता है साथियों, उसका केवाईसी डिटेल में जो है करता है। डिटेल में केवाईसी करने का मतलब जो है, आप केवाईसी का नाम तो जरूर सुनेंगे, उसको हम कहते हैं साथियों नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को पहचानो। यह भी दरअसल एक अधिनियम है। इस अधिनियम के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों के द्वारा जमा की गई राशियों पर नजर रखता है और वो देखता है कि वो पैसा ब्लैक मनी है या वो पैसा व्हाइट मनी है। इस बात को समझने के लिए, इस बात का एनालिसिस करने के लिए बैंकों को केवाईसी गाइडलाइन को फॉलो करना होता है। लेकिन साथियों जो ये केवाईसी गाइडलाइन है, अगर इसी को इनहैंस तरीके से, यानी इसी को और विस्तृत तरीके से कस्टमर के प्रत्येक ट्रांजेक्शन को बहुत बारीकियों से अगर जो है क्या किया जाए, एनालिसिस किया जाए, तो इसी को कहते हैं साथियों एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस कहते हैं। साथियों यह जो है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने से क्या करने के लिए, रोकने के लिए बैंक क्या करता है, एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस करता है। दरअसल एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस उस कस्टमर पर किया जाता है जिस कस्टमर पर जो है किसी प्रकार के फ्रॉड या किसी प्रकार के बैंकिंग लेन देन में किसी प्रकार के धोखाधड़ी की समस्या होती है, तो ऐसे कस्टमर का साथियों एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस किया जाता है। इनका जो केवाईसी है वो काफी डिटेल में जो है क्या की जाती है, उनकी केवाईसी को अपडेट किया जाता है या चेक किया जाता है। उनके बारे में, उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में, उनके बैंकिंग रिपोर्ट के बारे में बैंक ज्यादा बेहतर जानकारी हासिल करता है। अगला प्रश्न लेंगे साथियों, प्रश्न संख्या 8, और सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पूंजीगत प्राप्ति नहीं है। आप सभी को इस प्रश्न का सही विकल्प करना है, आप सभी को बताना है इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। तो साथियों पूंजीगत प्राप्ति कौन सा नहीं है, अन्य देशों से लिया गया उधार। साथियों ये पूंजीगत प्राप्ति है या नहीं आपको बताना है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की बिक्री, ऋण पर प्राप्त ब्याज या विदेशी ऋण सहायता। साथियों इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों सही विकल्प होगा, ऋण पर प्राप्त ब्याज। दरअसल साथियों क्या बात करें इसके बारे में बात करें साथियों, ये राजस्व प्राप्ति है। साथियों जब हम उधार की बात करते हैं तो उधार एक प्रकार की देनदारी होती है, इसलिए याद रखिएगा पूंजीगत प्राप्ति होगा। इसे क्या कहते हैं, पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती हैं जिनसे या तो देनदारी बढ़ती है या तो सरकार के एसेट में कमी आती है। तो अगर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की बिक्री हो रही है साथियों, तो सरकार के एसेट कम होते हैं और इसीलिए इसको भी हम क्या कहते हैं साथियों, पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। क्योंकि यह भी ऋण है तो साथियों ये भी क्या हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति हो जाएगा। केवल एक ही है राजस्व प्राप्ति, यह सरकार के ऊपर किसी प्रकार की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती है और न सरकार की देनदारी में कोई कमी आती है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का साथियों क्या होगा, सही विकल्प होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तुओं की का विलक्षण नहीं है। साथियों यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा वह सी और डी दोनों ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा इसमें प्रश्न में मिस्टेक हो गया था और ये प्रश्न होगा कि जो सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं साथियों वो गैर प्रतिद्वंदिता होती है उसमें, यानी अगर एक कोई वस्तु का प्रयोग कर रहा है तो दूसरे को उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। दूसरे के लिए उस वस्तु की जो मात्रा है वो कम नहीं हो सकती। जैसे कोई स्ट्रीट लाइट है, अगर एक व्यक्ति उस स्ट्रीट लाइट का इस्तेमाल कर रहा है तो दूसरा भी वो सेम इस्तेमाल कर सकता है, दूसरे के लिए उसके उपयोग को कम नहीं किया जा सकता है। और गैर बहिष्करण का मतलब क्या होगा कि बिना भुगतान किए भी अन्य लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए भुगतान करना आवश्यक नहीं है। क्लियर बात यहां पर। तो सार्वजनिक वस्तुओं की दोनों ही विशेषताएं हैं और इसलिए इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न होगा, आर्थिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं या सेवाओं को उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले इनपुट को क्या कहते हैं। साथियों इनपुट को हम साथियों हमेशा कहते हैं उत्पादन के घटक के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं साथियों, इसे हम उत्पादन के घटक के नाम से हम इसे जानते हैं, यानी कि हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं जिसके माध्यम से वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। साथियों ऑफलाइन बैच भी हमारे द ऑफिशियल एकेडमी के द्वारा लॉन्च किया जा चुका है। बीपीएससी एईडीओ का ये बैच नया टोला हमारे सेंटर पर चल रहा है। आपको अगर इसके बैच के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान देश था और कृषि प्रधान देश होने के नाते हमारे देश में औद्योगिकरण बहुत ही अल्प विकसित था, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप हम अल्प विकसित और रुद्ध हम समझ सकते हैं या रुद्ध हम जान सकते हैं। इसके अलावा बात करें साथियों इस प्रश्न का,
इस प्रश्न अगले प्रश्न की तरफ हम बात करें साथियों, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वामित्व वाले उत्पादन के कारक पाए जाते हैं। साथियों इस प्रश्न का सही विकल्प होगा पूंजीवादी। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जहां पर उत्पादन के सभी साधनों पर नियंत्रण निजी लोगों का होता है, उत्पादन और वितरण पर जो है जो आधिपत्य होता है वह निजी संस्थानों का होता है। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में माइक्रो फाइनेंस वित्तीय सेवा का वह रूप है जो गरीब और निम्न आय वाले परिवारों को, याद रखिएगा, निम्न आय परिवारों को लघु अवधि के लिए यानी शॉर्ट टर्म के लिए क्या देता है, छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। तो छोटे ऋण छोटी अवधि के लिए यह दिया जाता है। अगला प्रश्न होगा बंधन बैंक की स्थापना साथियों। तो बंधन बैंक की स्थापना हुई थी 2015 में। वर्तमान में अगर बात करें इसका मुख्यालय कहां पर है साथियों, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय है साथियों कोलकाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2015 में इसको यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस दिया। साथियों भीम का पूर्ण रूप पूछा जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा भारत इनिशिएटिव। पहला ऑप्शन भारत इनिशिएटिव फॉर मनी गलत आंसर है। भारत इंटरमीडिएट नहीं होगा, भारत इमीडिएट फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से जो यूपीआई के माध्यम से जिसको एनपीसीआई ने डेवलप किया है, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसको क्या करता है साथियों, आसान बनाता है। तो साथियों आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और बेहतरीन प्रश्नों के साथ, कुछ और बेहतरीन विश्लेषण के साथ। ये सेशन कैसा लगा आप सभी जरूर कमेंट कीजिएगा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत थैंक यू, आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।